आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक से जो कविता है क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक में, उसकी संपूर्ण व्याख्या करूंगा। ये कविता एक लंबी कविता है और जिस कारण से इसमें समय लगेगा व्याख्या करने में, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको व्याख्या समझ में आएगी तो आप पूरी वीडियो सुनने का प्रयास अवश्य करेंगे, जिससे कि आपको भी लाभ होगा और मुझे भी एक उत्साह बना रहेगा अगले पाठ की वीडियो तैयार करने में। कविता की शुरुआत होती है। ये घटनाक्रम है सन 1857। सन 1857 का जो राजनीतिक एक विद्रोह था, जिसे बाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। अंग्रेज जो यूरोपीय ताकतें हैं वो यहाँ इस देश को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना चाहती थी और आपस में भी संघर्षरत थी, और यहाँ के जो राजा थे उनको भी वो एक एक करके पराजित करते चले जा रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश को अपने अधीन कर लिया। तो ये जो 1857 का दौर है, उस समय लॉर्ड जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी, और उसकी नीति थी राज्य हड़प नीति। यानी जिन राज्यों का कोई वारिस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, या कई अन्य कारण उसने दिखा करके राज्यों को सीधे अपने अधीन कर लिया था, और जिस कारण से एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसमें जनता और सेना के लोग और राजनेता, राजा, ये सभी एकजुट हो के चले गए और देश में एक आज़ादी की जो बुनियाद है, आज़ादी का बीज है, उसका रोपण किया गया। तो झांसी का जो केंद्र था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया, और उस दौर के अन्य स्थानों पर भी इस तरह का आंदोलन चल रहा था, इस तरह के अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज़ों ने इस संघर्ष को दबाने का प्रयास किया और लगभग 2 वर्ष में वो इसमें सफल भी हुए। उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से ऐसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा भी दिया, लेकिन इस देश में एक बुनियाद पड़ गई आज़ादी के संघर्ष की, और वो लगातार संघर्ष चलता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, और 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिली। यानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग 90 वर्ष का संघर्ष चला, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हो सका पश्चिमी ताकतों से, यूरोपीय ताकतों से और ब्रिटिश के उपनिवेश से। तो कवयित्री ने लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करते हुए उनके शौर्य, उनके साहस और उनकी वीरता का वर्णन अपनी इस कविता में किया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी जब लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया तो सिंहासन, बड़े बड़े सिंहासन राजाओं के हिल उठे, और राजवंशों ने जब अपनी भ्रुकुटी ताने, भ्रुकुटी माने भौं, इसको क्रोध की मुद्रा में जब हम होते हैं तो भ्रुकुटी में खिंचाव आ जाता है। तो जब ये राजा रजवाड़े जब क्रोधित हुए यूरोपीय ताकतों से, तो ऐसा लगा कि जैसे वृद्ध भारत में जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, या राजनीतिक एकजुटता जहां कमज़ोर पड़ गई थी, उसे कवयित्री ने वृद्ध भारत कहा कि उसमें एक नई युवा शक्ति आ गई, नया जोश आया। लक्ष्मीबाई की उम्र बहुत अधिक नहीं थी, लगभग 21-22 वर्ष की युवा उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो युवा जो नेतृत्व था उसमें से भारत में भी एक तरह से जवानी आ गई, और जो हमारी गुमी माने खोई हुई जो आज़ादी है, उसकी कीमत को सबने पहचाना कि आज़ादी बहुत ही मूल्यवान है, और बिना आज़ादी के हम कितने भी भौतिक सुख सुविधाओं में रहें, लेकिन वो एक तरह से मृत्यु के समान ही माना जाएगा। और सब ने फिर मिल कर के फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए मन में ठान लिया, यानी दृढ़ निश्चय कर लिया। और सन 57 का मतलब है सन 1857। सन 1857 में जो तलवार पुरानी पड़ गई थी, मतलब पुरानी का मतलब जो जिनमें शक्ति नहीं रह गई थी, राजनीतिक ताकतें नहीं रह गई थी, उनमें एक नया जोश आ गया, नई धार आ गई। और यह कहानी कवयित्री के अनुसार कि जो बुंदेले हैं, बुंदेला जाति है, एक बुंदेली जाति में हर बोले यानी जो प्रशंसा में गीत गाया करते हैं,
और महापुरुषों के, वीर पुरुषों के प्रशंसात्मक गीत जो गाते हैं वो हरबोले कहलाते हैं। तो उनके मुँह से हमने लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि वह एक मर्द थी, मर्द के समान उसने युद्ध भूमि में अंग्रेजों का सामना किया, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना का कौन है? नाना साहब। कानपुर में नाना साहब थे जो उस समय पेंशन प्राप्त कर रहे थे। वो मराठा अंतिम पेशवा बाजीराव जो थे उनके दत्तक पुत्र थे, और उन्हें अंग्रेजों ने जब महाराष्ट्र को अपने अधीन कर लिया तो उनको पेंशन दे करके कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर में एक जगह दे दी गई जहां वो रह रहे थे। तो ये जो लक्ष्मीबाई थी जिसका बचपन में नाम छबीली था, मणिकर्ण का ये उसके नाम थे बचपन के। लक्ष्मीबाई उनका विवाह के उपरांत झांसी में आने के बाद ये नाम पड़ा था लक्ष्मी, यानी वो लक्ष्मी के समान थी, इसलिए उन्हें सम्मान सूचक नाम लक्ष्मीबाई दिया गया। तो जो छबीली बचपन का नाम है वो उनकी मुँह बोली बहन थी नाना साहब की, जो कानपुर में थे, और वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी, यानी कन्या संतान थी, जिसका उन्होंने पालन पोषण एक लड़के के रूप में किया, एक राजकुमार के रूप में किया। वह नाना साहब के संग उसने पढ़ाई की, उसके साथ ही खेली, और बचपन से ही उसके खेल के क्या तत्व थे? तो बरछी ढाल कृपाण, यानी युद्ध के अस्त्र ही उसकी सहेलियां थी और यही उसके खेल के खिलौने थे। जबकि सामान्यतः जो लड़कियां होती हैं वो गुड्डे गुड़ियों के या इस तरह के खेल खेला करते थे उस समय, लेकिन उन कहते हैं ना कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके बचपन में ही ये चिन्ह दिख जाते हैं। तो बचपन से ही उन्होंने युद्ध के ही अस्त्रों को अपने खेल का साधन बना लिया था। और कहानियाँ किस तरह की सुनी थी? तो वीर शिवाजी की गाथाएं। वीर शिवाजी महाराष्ट्र के एक रत्न हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठा राज्य की नींव रखी और शक्तिशाली मुगल शासन से उन्होंने संघर्ष किया था। तो शिवाजी की जो संघर्ष की गाथाएं हैं, उनकी प्रेरणा भरी कहानियां हैं, वो छबीली को बचपन से ही मुँह जबानी याद थी, यानी कंठस्थ थी। तो जब हम बचपन से ही इस तरह की भाव और इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आप बच्चों को भी ऐसी कहानियाँ सुननी चाहिए। लेकिन आजकल हम जो आजकल के बच्चे हैं वो कार्टून और इस तरह के, तो उसी तरह के उनके व्यवहार होने लगते हैं, एक्टिंग उसी तरह की होने लगती है। लेकिन अगर हम महापुरुषों की कहानियाँ सुनेंगे तो हमें भी एक प्रेरणा प्राप्त होगी और कुछ भविष्य में हम कुछ नया कर सकेंगे। तो ये कहानी किससे सुनी है? बुंदेले हरबोलों से सुनी कि वो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी लक्ष्मीबाई को हम कहें कि वो साक्षात धन की देवी लक्ष्मी थी या वीरता की अवतार दुर्गा थी, दैवीय अवतार थी, क्योंकि इतनी ही कम उम्र में जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसका व्यवहार था, वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो मराठे भी उसके हथियारों के, उसके तलवारों के वार देख करके पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे, और बचपन में से ही उसके प्रिय खेल थे सेना को घेरना, किलों को तोड़ना और नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना, ये उसके प्रिय खेल रहे हैं। और जो महाराष्ट्र की यानी मराठों की कुल देवी थी, उसकी वही कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। यानी वह भी जो देवी हैं, भवानी हैं, दुर्गा की अवतार हैं, जो स्वरूप हैं, वो भी उनकी भी आराध्य थी, यानी वो उसकी आराधना वो करते थे। और इस तरह की कहानियाँ बुंदेले हरबोलों से हम सब ने सुनी हुई हैं। हुई वीरता की वैभव के संग सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बिंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। जब लक्ष्मीबाई का यानी विवाह हुआ छबीली का, तो कवित्री ने ये कल्पना की है कि जैसे वीरता की जो गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे,
वह वीरता के स्वरूप हैं, वीरता के अवतार। और छबीली को हम लक्ष्मी के रूप में माने, वैभव के रूप में माने, तो ऐसा लगता है कि जैसे वीरता के का विवाह वैभव, संपत्ति और लक्ष्मी के साथ हुआ हो। और जब रानी बनकर के लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो राजमहलों में खुशियां छा गईं, बधाइयां बजी। और बुंदेला जो एक लड़ाकू जाति है, क्षत्रिय जाति है, उनके मुकुट के समान वह, यानी उनकी वृद्धावली के समान वह झांसी में उनका आगमन हुआ था। संपूर्ण झांसी में एक प्रसन्नता की लहर थी। और कवयित्री ने इसकी तुलना करते हुए कहा कि जैसे अर्जुन ने, महाभारत के अर्जुन ने चित्रा से विवाह किया। चित्रा असम क्षेत्र के जो राजा थे उनकी पुत्री थी और उनसे उन्होंने विवाह किया था। और जैसे शिव से मिली भवानी थी, शंकर जी से भवानी अर्थात पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस तरह की उपमा दी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। और ये कहानियाँ बुंदेलों के द्वारा सुनी हुई हैं हमने। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, लक्ष्मीबाई के झांसी आने पर सौभाग्य उदित हुआ। मुदित महलों में उजियाली छाई, महलों में उजाला छा गया, प्रसन्नता छा गई। लेकिन इस तरह का सौभाग्य और सुअवसर संभवतः विधाता को पसंद नहीं आया। और काल गति, काल माने मृत्यु, गति, मृत्यु की जो गति है वो धीरे धीरे, या काल माने समय, समय की जो गति है वो धीरे धीरे उसने झांसी को काली घटाओं से, यानी दुख की घटाओं से घेर लिया। और शायद विधाता को भी तीर धनुष बाण लेने वाले, तीर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले हाथों में सौभाग्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं, चूड़ियाँ, शायद उसे कभी भाई नहीं, मतलब पसंद नहीं आई। और गंगाधर राव जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी बहुत ही जल्दी ही विधवा हो जाती हैं, उनके उस समय संतान भी नहीं थी। उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, पुत्र को गोद लिया था दूसरे व्यक्ति के बेटे को। तो इस तरह से विधाता यानी भगवान को भी उनके सौभाग्य पर प्रसन्नता नहीं हुई और शायद उन्हें पसंद नहीं था, और इसलिए उन्होंने उनको विधवा कर दिया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। जो राजा थे वो निसंतान मर गए और रानी शोक में डूब गई। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जब राजा की मृत्यु हो जाती है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसने एक नीति अपनाई राज्यों को हड़पने की, कि जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उनको, हमारे देश में एक नियम रहा है, एक परंपरागत नियम रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दत्तक पुत्र ले लेता है, किसी के पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है, तो उससे वो सभी अधिकार, संपत्ति के भी और राजनीतिक सभी अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस नियम को नहीं माना और अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से झांसी को उन्होंने संतान, राजा की संतान ना होने के कारण से झांसी को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, जिसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया और झांसी की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उधर डलहौजी ने तुरंत फौज भेज करके दुर्ग यानी किले को घेर लिया और लावारिस का वारिस यानी झांसी को उसने लावारिस माना कि अब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। वारिस मीन्स उत्तराधिकारी, तो वो स्वयं उसका उत्तराधिकारी बनकर के झांसी में आ गया और घेर लिया। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंखों में आंसू भर करके रानी ने अपनी जब झांसी को देखा, अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य की प्रजा की स्वतंत्रता के प्रति जो उनके मन में प्रेम था, आज वह झांसी पराई सी लगने लगी, पराई होने जा रही है। वीरानी मीन्स पराया या दूसरे की। लेकिन इसके लिए उन्होंने फिर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और झांसी की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष करने का निश्चय किया। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया।
रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर है कि अनुनय विनय नहीं सुनता। कौन नहीं सुन रहा है? लॉर्ड डलहौजी। ये फिरंगी यानी अंग्रेज़ों की यह नीति है। जब हिंदुस्तान में इसका आगमन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब ये यहाँ आए, तो यहाँ के राजाओं से वो अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए अनुमति जो चाहते थे उसके लिए विनती करते थे। मुग़ल शासकों ने तो मना कर दिया था, और फिर जाकर के दक्षिण भारत के राज्यों में इन्होंने मछलीपट्टनम में जाकर के पहली फैक्ट्री खोली। तो उस समय उनकी ये स्थिति थी। और आज ये है कि आज पूरे भारत को वो अपने अधीन करना चाहते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी ने अपने पैर फैला लिए, और अब यहाँ के जो राजा और नवाब हैं उसको वो पैरों के नीचे ठुकरा रहे हैं। आज स्थिति बदल चुकी है। रानी दासी बन गई है, यानी उनके अधीन हो गई है, लेकिन उस रानी ने अपना दासत्व तो स्वीकार नहीं किया, दासी बनना उसके लिए स्वीकार नहीं था, और उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी की, और वो महारानी बन गई, वो प्रजा की महारानी बन गई और झांसी की महारानी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर वो अपनी निजी सुख को ध्यान में रखती तो संभव है कि वो बहुत अधिक बड़ी पेंशन प्राप्त करके या धन संपत्ति प्राप्त करके अपना निजी जीवन वो सुख में बना सकती थी, लेकिन अधीनता के साथ, गुलामी के साथ। लेकिन रानी को गुलामी पसंद नहीं थी, अपने प्रजा का जो प्रेम था वो पसंद था, और उसके लिए उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना, कुर्बानी का रास्ता चुना और बलिदान का। और यही कारण है कि आज हम उनको याद करते हैं। यह कहानी, चूँकि ये कविता बहुत ही बड़ी है, लंबी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो कविता है उसकी व्याख्या करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आए होंगे, तो आपने यहाँ तक सुना, और अगली वीडियो भी आप सुनेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका शेष भाग आपको प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।